आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे GDS टू PASA का क्वेश्चन पेपर है 2020 का केरला सर्कल का। तो जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ में मैथमेटिक्स, जीके और रीजनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं PASA के सिलेबस के लिए, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, PDF फाइल्स आपको दी जाएंगी और डेली के डेली आपका एग्जाम होगा। और साथ में मेन चीज़ जो आपको दी जाएगी 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स आपको दी जाएगी विद सॉल्यूशंस, और साथ में मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाया जाएगा, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हम क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। अगर आपका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको पहले टाइम मिलता है कि आपको क्वेश्चन पेपर देखने का 5 या 10 मिनट का, तो आप उसमें ये ज़रूर देखें कि अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है तो सबसे पहले आप मैथ, जीके और रीजनिंग की तरफ जाएँ, क्योंकि ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनको पढ़ने में ही आपका 1 मिनट चला जाएगा। फिर उसके बाद आप आंसर सोचोगे, यानी कि आप एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट लगा दोगे। तो इससे बढ़िया पहले आप मैथ, जीके और रीजनिंग करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर के मैथ, जीके और रीजनिंग बहुत आसान होते हैं। तो पहले उनको करो, ठीक है, तब आपका ये जो पेपर है एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन के बाद मैं आपकी ऑप्शंस बोल दूंगा साथ में, तो आप अपने आंसर्स ज़रूर साथ साथ में देखते जाइए, आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। कोई कमी रही है तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज की वीडियो का, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बोली गई है, तुवालू एंड ट्यूनीशिया आर मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप तभी बता पाएंगे अगर आपने UPU में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बुर्किना फासो इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। बुर्किना फासो जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश नहीं है। उसके बाद इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य है। तो यहाँ पे नीचे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो जो ऊपर ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं उनमें हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ओनली फर्स्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी। अब देखिए हमारे पास जो बुर्किना फासो है ये भी आपके पास यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की मेंबर कंट्री है, ठीक है। इंडिया भी है, तुवालू और ट्यूनीशिया भी है, और साथ में आपकी बुर्किना फासो भी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे जो है सही हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्या सेकंड में क्या बोला गया कि बुर्किना फासो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज। लेटर बॉक्स में पोस्ट की जाने वाली मशीन फ्रैंक्ड वस्तुओं को किस प्रकार माना जाएगा। अब देखिए ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर जो डाक चार्जेस हैं, डाक शुल्क है, उसका भुगतान कैसे किया गया हो, फ्रैंकिंग मशीन के जरिए किया गया हो, और आपने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। पेड आर्टिकल माना जाएगा, उसको अनपेड आर्टिकल माना जाएगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल माना जाएगा, या फिर इनसफिशिएंट प्रीपेड आर्टिकल उसको माना जाएगा। तो जब भी आप मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल को लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं तो उसको अनपेड आर्टिकल माना जाता है, अवैतनिक आर्टिकल उसको माना जाता है। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। As per Post Office Guide Part 2, the use of inland letter card for addressing communications to foreign countries is not permissible excepting for पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार। यहाँ पे हमें क्या बताने हैं, देशों की यहाँ पे बात की है कि कौन कौन से देशों को छोड़कर विदेशों में संचार भेजने के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अब देखिए आपका जो इनलैंड लेटर कार्ड है इसको आप फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको संबोधित आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से देश हैं जिनके लिए ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और फ्रांस। उसके बाद आपके पास भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। उसके बाद आपके पास सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद चाइना, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा फिल इन दी ब्लैंक में हमें भरना है। तो यहाँ पे आपका आएगा भूटान, बांग्ला और नेपाल, ठीक है। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड को संबोधित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी देश के लिए नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल फॉर स्मॉल पैकेट्स एंड प्रिंटेड पेपर्स। अब देखिए हमारे पास स्मॉल पैकेट और प्रिंटेड पेपर कहाँ आते हैं, आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में, यानी कि फॉरेन पोस्ट में आपके आते हैं। तो छोटे पैकेट और जो मुद्रित पत्र होते हैं या प्रिंटेड पेपर्स होते हैं उनके लिए पंजीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये बोला गया, जो कि बिल्कुल क्या है आपका गलत है। उसका नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बोला गया है, द इंडिया पोस्ट ऑफिस विल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल टू अ फॉरेन कंट्री एड्रेस्ड टू अ पोस्ट बॉक्स नंबर विदाउट अदर पार्टिकुलर्स। भारतीय डाकघर किसी अन्य विवरण के बिना, अब अन्य विवरण क्या होते हैं आपके पास, जैसे आपके पास नेम ऑफ कंट्री है या फिर डिलीवरी जोन पिन कोड नंबर है, या जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको एड्रेस में लिखना होता है, तो यहाँ पे भारतीय डाकघर किसी अन्य विवरण के बिना किसी पोस्ट बॉक्स नंबर पर संबोधित किसी विदेशी देश के लिए पंजीकृत पत्र को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा। अब देखिए कुछ एक कंट्रीज़ में क्या होती है, आपकी पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इस तरह का कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल उस देश के लिए भेजते हैं तो उसका वितरण किया जाएगा, लेकिन सभी देशों के लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है आप फॉरेन कंट्री के लिए भेजना चाहते हैं तो भारतीय डाकघर उसको एक्सेप्ट कर लेगा बिना किसी और विवरण के, अगर आपने पोस्ट बॉक्स नंबर देके उसको संबोधित किया है। नेक्स्ट है आपके पास, द एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर्स is on the distinct understand that the Indian Post Office will not be responsible for the manner of their delivery in foreign countries or for their non-delivery and return। अब आपने क्या किया कि पोस्ट बॉक्स को संबोधित आपने कर दिया है कोई भी पंजीकृत पत्र, लेकिन ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पोस्ट ऑफिस की इसके बारे में कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपका आर्टिकल उस देश में जाके वितरित होगा या नहीं, वो वापस तो नहीं आएगा। इस चीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस उस आर्टिकल को एक्सेप्ट जरूर कर लेगा भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। तो आपकी सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, ए। ठीक है, केवल एक जो है यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट जो लाइन है आपके पास, फर्स्ट जो ऑप्शन है कि छोटे पैकेट और मुद्रित पत्रों को पंजीकरण आप उसका नहीं करवा सकते हैं, आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरे जो तीसरा पॉइंट जो बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपकी गलत ऑप्शन कौन सी है आपके पास, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। The manufacture and use of fictitious postage stamps is an offence punishable under section 263A of। नकली डाक टिकटों का निर्माण करना और उनका उपयोग करना किसकी धारा 263A के तहत दंडनीय अपराध है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, CCS रूल्स ऑफिस एक्ट, उसके बाद है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, इंडियन पैनल कोड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, द इंडियन पैनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत नकली डाक टिकटों का निर्माण करना और उनका उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है, इसमें आपको दंड भी मिल सकता है। प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट कोरस्पोंडेंस टू दी सर्विस इन इनलैंड पोस्ट विद सम वेरिएशंस इन दी कंडीशंस। विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा जो है शर्तों में कुछ भिन्नताओं के साथ अंतर्देशीय डाक में किस सेवा से मेल खाती है। अब यहाँ पे एक इनलैंड पोस्ट है, दूसरी आपके पास फॉरेन पोस्ट है। यहाँ पे पूछा गया कि दोनों में कौन भाई भाई है, यानी कि अगर प्रिंटेड पेपर्स की बात करें, इसका दूसरा भाई जो फॉरेन पोस्ट में वो कौन सा है। कुछ एक उसमें शर्तें अलग हैं, लेकिन वो उसके साथ बिल्कुल मेल खाता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, पोस्ट कार्ड है, बुक पैकेट है, इनलैंड लेटर कार्ड है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास बी। जैसे आपके इनलैंड में, ठीक है, इनलैंड जो आपकी पोस्ट होती है उसमें आपके बुक पैकेट होते हैं, सेम आपके उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में क्या होते हैं, प्रिंटेड पेपर्स होते हैं। दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। इंडिया पोस्ट अलोज फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अप टू। भारतीय डाक विभाग कितने वजन तक अंध साहित्य पैकेट के मुफ्त प्रसारण की अनुमति देता है, यानी कि आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ऑप्शंस क्या है, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 7 या फिर 8 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी। ये होते हैं आपके बोनस। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 5 सेकेंड का समय लगाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आप इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना, आप फिर भी इसमें गलती ना करें क्योंकि ये आपके आसान क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, मैक्सिमम वेट परमिसिबल फॉर लेटर्स इज। तो ये भी आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पत्रों के लिए अनुमत अधिकतम वजन क्या है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, इंटरनेशनल की बात की गई कि अंतर्राष्ट्रीय पत्र का अधिकतम वजन जो है वो कितना हो सकता है।
0.5 किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम्स, 1.5 किलोग्राम, उसके बाद 1 केजी या फिर 2 किलोग्राम से। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास? डी 2 किलोग्राम्स मैक्सिमम वेट आपका हो सकता है इंटरनेशनल लेटर का। और इनलैंड लेटर का भी सेम है, ठीक है, इनलैंड लेटर कार्ड का भी 2 किलोग्राम है। और साथ में पार्सल की अगर बात करें तो आपके पार्सल काफ़ी इनलैंड और फॉरेन में वेट लिमिट जो है वो सेम है। के लिए आपने याद कर लिया, आपने फॉरेन पोस्ट के लिए भी उसको याद कर लिया। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ APPU? निम्न में से कौन सा देश APPU का सदस्य नहीं है? ऑप्शन क्या है आपके पास? थाईलैंड, फिलीपींस, भूटान या फिर जर्मनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी, जर्मनी जो है ये आपके पास APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य नहीं है। With reference to international mail service parcel post, the following is or are correct without accepted without packing। अंतर्राष्ट्रीय मेल सेवाओं में यहाँ पे किसकी बात की गई है? पार्सल पोस्ट की बात की गई है कि निम्नलिखित को बिना पैकिंग के स्वीकार किया जाता है। तो जब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं पार्सल के बारे में। तो पार्सल वाला एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन, चाहे वो इसकी डायमेंशन से संबंधित हो, चाहे इसके मैक्सिमम वेट से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो पैकिंग से संबंधित हो, एक क्वेश्चन पार्सल से संबंधित ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है? पहली ऑप्शन बोलेगी आर्टिकल्स विच कैन बी फिटेड टुगेदर और पुट एंड केप्ट टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोड विद लेड और अदर सील्स सो एज टू फॉर्म वन सिंगल पार्सल विच कैन नॉट कम अपार्ट। तो पार्सल के बारे में हमें बताना है कि कौन सी बिना किसी पैकिंग के कौन से पार्सल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले लेख जिसे एक साथ फिट किया गया हो और पक्के धागे से या फिर सील लगाकर, कौन सी लेड वाली सील लगाकर उसको बंद किया गया हो जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके पास दो चीज़ें हैं, आपने उनको अच्छी तरह से सील कर दिया, ठीक है, धागे से बांध दिया, फिर उनको अलग करना जो है वो आसान नहीं है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, उसको आपका बिना किसी पैकिंग के एक्सेप्ट किया जाएगा। पार्सल्स इन वन पीस सच एज पीसेस ऑफ वुड एंड मेटल। पार्सल जो एक टुकड़े में हो, जैसे लकड़ी का टुकड़ा या फिर धातु का टुकड़ा। यानी कि अगर आप पार्सल के ज़रिए क्या भेजना चाहते हैं, कोई लकड़ी आप भेजना चाहते हैं, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है या फिर किसी धातु का टुकड़ा आप भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपको पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको किसी कवर में डालेंगे, किसी लिफाफे में डालेंगे, आप उसको सेम एज इट इज़ भेज सकते हैं। उसके बाद बोथ एंड वी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा सी। देखिए आपका कोई भी पार्सल है, अगर आपने उसको दो आपके पास चीज़ें थी, आपने उसको सील लगाकर एक साथ फिट कर दिया, इनके एक दूसरे के साथ उसको इस तरह से बांध दिया है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, या फिर वो पहले ही सिंगल पीस में, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है या धातु का टुकड़ा है जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपका अगर धातु का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा तो उसको अलग कैसे करेंगे, ठीक है, तो उनको आप एक पार्सल बिना पैकिंग वाले पार्सल के रूप में भेज सकते हैं। तो आपकी सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर पार्सल डोमेस्टिक एक्सीडिंग इन वेट। ये क्वेश्चन आपका लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में, MTS हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे PA का एग्जाम हो, पूछा ही जाता है कि आपका पार्सल जो होता है कब आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है, उसका पंजीकरण आपको कब करवाना पड़ेगा। ऑप्शन है आपके पास 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 या फिर 4 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी। जब भी आपका पार्सल जो है डोमेस्टिक पार्सल यानी कि घरेलू इनलैंड वाला, ठीक है, अंतर्देशीय वाला, अगर वो 4 किलोग्राम से अधिक है तो आपको उसे रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा, आप उसको अनरजिस्टर्ड नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद रेफरेंस टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A letter posted unpaid is charged on delivery with double the postage। अवैतनिक पोस्ट किए गए एक पत्र पर वितरण के समय 2 गुना डाक शुल्क लिया जाएगा। यानी कि पहले जो उसके ऊपर चार्जेस लगने थे, अब उसके 2 गुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ए लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली पेड प्रीपेड इन चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल दी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। अब मान लीजिए आपने उसके ऊपर 5 रुपये चार्जेस लगने थे, आपने 2 ही रुपये दिए हैं, ठीक है, 3 रुपये चार्जेस अभी आपको पोस्ट ऑफिस को देने हैं। तो जब उस आर्टिकल का वितरण किया जाएगा तब इस कमी का 2 गुना यानी कि 3 की जगह अब आपको कितने देने हैं, जो प्राप्त करता होगा उसको 6 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये बोला गया है। उसके बाद हमारे पास ए लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ओनली। अब
यहाँ पे बोला गया कि अगर जैसे मैंने बोला 5 रुपये का था आपका कि 5 रुपये आपके चार्जेस लगने थे, आपने सिर्फ 2 ही रुपये दिए हैं, 3 रुपये आपको देने हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ 3 ही रुपये लिए जाएंगे, ना कि 6 रुपये लिए जाएंगे। तो कौन सी यहाँ पे ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास बी होगा। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल आपकी सही है। अगर आप किसी भी लेटर को अनपेड पोस्ट कर देते हैं, इनलैंड आर्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके डिलीवरी के समय, वितरण के समय 2 गुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। और इनसफिशिएंटली प्रीपेड है, आधे अधूरे भुगतान करके आपने भेजा है, तो जो भी कमी होगी उसका 2 गुना आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू विच ऑफ फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। विदेशी पोस्ट में आपका जो वर्ड आता है, विदेशी पोस्ट कहाँ पे है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में है। तो वहाँ पर आपका जो लेटर पोस्ट शब्द आता है, डाक लेखों में से निम्नलिखित में से किस वर्ग के डाक लेखों पर ये लागू होता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? स्मॉल पैकेट्स, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, पोस्ट कार्ड्स या फिर लेटर्स। तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी आपके पास सही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यही नहीं पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि LC और AO में कौन कौन से आएंगे। LC में ध्यान रखना है कौन कौन से आएंगे, AO में कौन कौन से आएंगे, पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेटर एट कार्टस, ओटर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं। पार्सल पोस्ट में तो आपका पार्सल आ जाएगा सिर्फ, लेकिन बाकी जितने भी वर्ग के आर्टिकल्स आपके वो किस में आते हैं? लेटर कार्टस एंड ओटर सब्जेक्ट्स में, जो लेटर पोस्ट के अंडर आता है। तो वो पढ़ के जाना क्वेश्चन वो आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स शुड नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट में ऐसा प्रकाशन नहीं होना चाहिए जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित होता है। इन बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स द कंटेंट शुड बी पीरियोडिकल रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। उसके बाद है पत्रिकाओं वाले जो बुक पैकेट होते हैं, आपके पीरियोडिकल्स वाले जो बुक पैकेट होते हैं, सामग्री के रूप में उनमें आप जो कंटेंट भेजोगे, आप जो उसमें सामग्री भेजोगे, वो क्या होनी चाहिए? सिर्फ पत्रिकाएं होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? जो भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होने चाहिए, वो वाले पीरियोडिकल जो आप उसके अंदर भेजेंगे। नो पैटर्न और सैंपल पैकेट शुड बी मोर देन 2 किलोग्राम इन वेट। आपका जो पैटर्न और सैंपल पैकेट होता है, पैटर्न और नमूना पैकेट जो होता है, उसका वजन जो है 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की ऑप्शन हमारे पास क्या बोली गई, हमें ये ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, यहीं से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल तीनों सही है। यहाँ पे ये भी पूछा गया हो सकता था कि इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ दी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सही पूछा गया कि कौन सा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शंस आपकी सही दी हुई हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के संदर्भ में भारतीय डाकघर अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ऑप्शन बोली गई है? इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सेंड और रिसीव एनी टिकट, proposal or advertisement relating to a lottery or any other matter descriptive or of otherwise relating to a lottery which is circulated to act as an inducement to person to participate in that lottery except where the lottery is organized by government and this fact is indicated with full particulars on the cover along with sender's name and address। लॉटरी से संबंधित कोई भी टिकट, कोई भी प्रस्ताव या विज्ञापन उसको भेजना या प्राप्त करना, या फिर लॉटरी से संबंधित अन्य किसी भी तरह का कोई सामान है जो लॉटरी से आपका संबंधित है, वो निषिद्ध, आप उसको भेज भी नहीं सकते हैं, आप उसको प्राप्त भी नहीं करेंगे। जो उस लॉटरी में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को प्रलोभन के रूप में कार्य करता है, यानी कि आपने मान लीजिए कोई लॉटरी से संबंधित टिकट, कोई भी प्रस्ताव या विज्ञापन भेजा है, या फिर अपने कोई ऐसा चीज़ आपने भेजी है जो लॉटरी के लिए प्रलोभित करती है किसी व्यक्ति को, सिवाय जहां लॉटरी सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है। अगर आपकी सरकार के द्वारा लॉटरी आयोजित की जाती है, लेकिन इस तथ्य को प्रेषक के नाम और पते के साथ कवर पर पूर्ण विवरण के साथ दर्शाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है कि आप लॉटरी से संबंधित या लॉटरी के संबंधित कोई टिकट, प्रस्ताव, विज्ञापन नहीं भेजेंगे किसी को भी, लेकिन ये आपका कहाँ पे लागू नहीं होता है, इसको प्रोहिबिट माना जाएगा। लेकिन अगर सरकार इस लॉटरी को ऑर्गेनाइज या ऑथराइज करती है, तब इसको प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा।
उसके बाद इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सेंड और रिसीव एनी न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एनी सेडिटिशियस मैटर, दैट इज़ टू से एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ बीच इज पुनिशेबल अंडर द इंडियन पैनल कोड। किसी भी देशद्रोही मामले वाले किसी भी समाचार पत्र, यानी किसी भी समाचार पत्र में अगर कोई भी देशद्रोही चीज़ है या फिर पुस्तक है, दस्तावेज है, उसको भेजना या प्राप्त करना निषिद्ध है, प्रतिबंधित है। अर्थात ऐसा कोई भी मामला जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है। उसके बाद आपके पास इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सेंड एनी न्यूज़पेपर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन इंडिया विदाउट कन्फर्मिंग टू द रूल्स laid down in the Press and Registration of Books Act 1867। उसके बाद आपके पास ऐसा समाचार पत्र जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं है, उसको भी प्रतिबंधित माना जाएगा। तीनों की तीनों ऑप्शंस आपकी सही है। पहली लॉटरी से संबंधित है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को लॉटरी से संबंधित कोई भी टिकट, प्रस्ताव या विज्ञापन नहीं भेजेगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं भेजेगा जो उसको लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए प्रलोभन दे, वो निषिद्ध आपकी मानी जाएगी। लेकिन उस स्थिति में आपकी वो निषिद्ध नहीं मानी जाएगी जब वो लॉटरी आपकी सरकार के द्वारा उसको ऑथराइज या फिर अधिकृत किया गया हो। और दूसरा, आपके पास किसी भी समाचार पत्र में कोई भी देशद्रोही चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए जिसका आपका भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध के तहत उसको क्या किया गया हो, प्रकाशित किया गया हो। ठीक है। उसके बाद आपका जो है ऐसा समाचार पत्र जो पुस्तक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अनुसार ना हो, उसको भी प्रतिबंधित माना जाएगा। तीनों की तीनों ऑप्शन से सही है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कौन कौन से आपके सही हैं, ये सारे ही सही हैं। तो आपकी यहाँ पे सी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपकी करेक्ट हैं। एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, अ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल एक्सेप्ट वीपी is kept in post office to which it is addressed for a period not exceeding। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार पोस्ट रेस्टेंट लेख को वितरण डाकघर में कितने समय के लिए रोक कर रखा जाएगा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया कि पूछो मत, इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना। पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल अगर कोई भी आपका भेजा गया है, सिवाय आपके वीपी आर्टिकल को छोड़कर, वीपी आर्टिकल के सिवा वो चाहे आपका लेटर है, चाहे पार्सल है, चाहे बुक पैकेट है, अगर उसको एज ए पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा गया कितने समय में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से डाकघर में उसको रोक के रखा जाएगा। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में, आपके जो इंटरमीडिएट पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर, या फिर ऑफिस ऑफ डिलीवरी में। तो ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, वितरण कार्यालय में उनको रोक के रखा जाता है। ऑप्शन आपके पास 1 महीना, 7 दिन, 15 दिन या फिर 21 दिन तक रोक के रखा जाएगा। और इसके जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास ए। तो इस तरह का कोई भी आर्टिकल होगा वीपी आर्टिकल को छोड़कर, उसको 1 महीने तक ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक के रखा जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट अप टू विच आर्टिकल्स बुक्ड एट ऑथराइज्ड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज कैन बी इंश्योर्ड। शाखा डाकघर में बुक किए गए लेखों को किस सीमा तक बीमित किया जा सकता है, यानी कि ब्रांच ऑफिस किस सीमा तक किसी भी आर्टिकल की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास 6,000, 650,000 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास बी, किसी भी डाकघर में और कौन से ब्रांच ऑफिस में आप मैक्सिमम किसी भी आर्टिकल को 600 रुपये तक इंश्योर करवा सकते हैं, बीमित करवा सकते हैं। मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड साइज ऑफ अ लेटर इन अदर देन रोल फॉर्म डोमेस्टिक। रोल फॉर्म में, ठीक है, रोल फॉर्म के अलावा अगर बात की, अगर वो रोल फॉर्म में नहीं है, कोई भी पत्र जो डोमेस्टिक है, घरेलू है, इनलैंड वाला है, उसका अधिकतम आकार जो है कितना हो सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगी। सिंगल डायमेंशन जो है 60 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ जो है 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो अदर देन रोल फॉर्म है, रोल फॉर्म में वो नहीं है। उसके बाद इंडिया ज्वाइंड APPU इन द ईयर। APPU की फुल फॉर्म याद रखना, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ठीक है, ये जो चीज़ें बार बार आ रही हैं उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो APPU जो है ये कब हमारे पास, भारत इसमें कब शामिल हुआ। ऑप्शन है आपके पास 1947, 2019, 2000 या फिर 1973। क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 1973 में हमारे पास APPU में भारत जो है ये शामिल हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा डी। विद रेफरेंस टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास मेल। प्रथम श्रेणी की डाक में हमारे पास पत्र कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड आते हैं। उसके बाद बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट्स एंड ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर ट्रीटेड एज आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट क्लास मेल। उसके बाद आपके जो बुक पैकेट होते हैं, पंजीकृत समाचार पत्र जो होते हैं, उसके बाद आपके जो पैटर्न या फिर नमूना पैकेट होते हैं और साथ में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, इनको प्रथम श्रेणी मेल में गिना जाता है। पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड्स आर ट्रीटेड एट सेकंड क्लास मेल। पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड को सेकंड क्लास या द्वितीय श्रेणी की डाक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपके पास जो सही हो जाएगी ये क्या होगी आपके पास सी। आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया कि कौन सी करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट पूछा गया तो सेकंड और थर्ड हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया आपके पास जो करेक्ट है, आपके पास जो बिल्कुल सही है, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि आपके पास क्या पूछा गया है, सही वाली पूछी गई है, गलत वाली पूछी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट हमें बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी सिर्फ करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद एसबी ऑर्डर है, एसबी ऑर्डर आपको न्यू करने हैं जो आपके 2021 में आएंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 माई स्टैम्प शीट इज़, माई स्टैम्प जो शीट बनती है उसकी एक शीट की कीमत क्या है। ऑप्शन आपके पास 200, 300, 500 या फिर नन ऑफ दिस। तो इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक माई स्टैम्प शीट में टोटल आपकी 12 टिकटें होती हैं, हर एक टिकट का मूल्य 5 रुपये होता है। कौन कौन से आप चीज़ों के ऊपर ये बनवा सकते हैं वो आप पढ़ लेना। इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास बी, 300 रुपीज़ एक माई स्टैम्प जो शीट होती है उसकी कॉस्ट है। उसके बाद है विद रेफरेंस टू, तो ये भी आपका एसबी ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे नीचे ये पॉइंट पढ़ लेना, मिनिमम डिपॉजिट इन पीपीएफ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिमम आप कितने से अकाउंट खुलवा सकते हैं, पीपीएफ का है, एससीएसएस का है, ठीक है, टीडी का है, या उसके बाद आप कितने के गुणांक में उसको खुलवा सकते हैं। उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट मिनिमम कितने रुपए से खोल सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको कर लेने हैं। Which of following is a hybrid mail of India Post, निम्न में से कौन सी पोस्ट भारतीय डाक की हाइब्रिड मेल है। ऑप्शन आपके पास ई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट या फिर नन ऑफ दी। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास ए, ई पोस्ट जो होती है ये है। अब यहाँ पे हाइब्रिड क्या होती है, आपकी जो मेल सर्विस होती है वॉल्यूम 5 में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स कनेक्टिंग थ्रू वीसैट स्टेशन। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स के थ्रू वो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन किया जाता है रिटर्न मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, यानी कि वहाँ से आपकी सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाती है, हार्ड कॉपी के निकाल कर वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा एड्रेस को वो दी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपके पास ई, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट जो है ये सही हो जाएगी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर से वही है कि इन कथनों पर विचार करें। तो ज़्यादा विचार आपको नहीं करना है पेपर में, जल्दी से पढ़ना है इनको, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिसर इज ऑथराइज्ड व्हेन नेसेसरी टू ऑर्डर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स टू डू ओवर टाइम ड्यूटी। रिकॉर्ड अधिकारी जो होता है जब आवश्यक है सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं उनको ओवर टाइम ड्यूटी करने के आदेश दे सकता है। उसको अधिकृत किया गया है कि वो उनको आदेश दे सकता है कि वो ओवर टाइम ड्यूटी करें। ओवर टाइम ड्यूटी क्या होती है, आपके जो काम के निर्धारित घंटे होते हैं उन निर्धारित घंटों के बाद जो काम करने के लिए आदेश आपको मिलते हैं, चाहे वो सुपरिटेंडेंट से हो, रिकॉर्ड ऑफिसर से हो, उनको क्या कहा जाएगा, आपके ओवर टाइम ड्यूटी कहा जाएगा। द रिकॉर्ड ऑफिसर, ये भी याद रखना ओवर टाइम ड्यूटी करने के लिए कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिकॉर्ड ऑफिसर में परमिट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ड्यूटीज बिटवीन सॉर्टिंग असिस्टेंट्स सो लॉन्ग एज इट नॉट इन्वॉल्व एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट। रिकॉर्ड अधिकारी जो है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के बीच में कर्तव्यों का पारस्परिक आदान प्रदान कर सकता है, यानी कि वो उन दोनों की ड्यूटी आपस में बदल सकता है, एक दूसरे की जगह काम करेगा, दूसरा पहले की जगह काम करेगा, लेकिन ये तब तक वो कर सकता है जब तक कि इसमें कोई भी अतिरिक्त खर्चा ना आए और विभाग के कामकाज में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कौन सी करेक्ट है, ठीक है, कौन सी करेक्ट है, तो दोनों ही आपकी सही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास सी, फर्स्ट और सेकंड आपकी बिल्कुल सही है। With reference to foreign post manual, an office of exchange in which the work of assessment of custom duty on foreign mails is carried out is, विदेशी डाक नियमावली के संदर्भ में एक विनियम कार्यालय
जिसमें विदेशी डाक पर सीमा शुल्क के आकलन का कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि जहां पर आपकी यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, जो कस्टम ड्यूटी है उसकी असेसमेंट की जाती है, उसका आकलन किया जाता है कितनी आपके पास कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी, कौन से डाकघर में किया जाता है। तो सबसे पहले सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, एनडीसी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास बी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, विदेश डाकघर में ये इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डाक जीवन बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए जितने भी ऐसे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जिनमें इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चंस आपके नहीं होते हैं, उनमें मैथमेटिक्स, जीके और रीजनिंग वाला जो है वो थोड़ा टफ पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपके ये वाले क्वेश्चन है तो आप इसमें देखना आपके जीके और मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान होंगे, तो पहले उनको करना, इसमें जो आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके बाद उनको करना, देन उसके बाद जो लंबे क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ के जो भी टाइम बच जाए उनके लिए लगाना। ये आपका पेपर में अच्छा आपको काम आएगा, ये चीज़ ध्यान में आप रखिएगा। सुरक्षा इज़ होल लाइफ इंश्योरेंस, मैंने बड़ी बार बोला है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसको सुरक्षा कहा जाएगा, किसको संतोष कहा जाएगा, किसको सुविधा कहा जाएगा, किसको ग्राम प्रिया कहा जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सुरक्षा जो है ये संपूर्ण जीवन बीमा है, यानी कि होल लाइफ एश्योरेंस है। उसके बाद एंडोमेट एश्योरेंस, इसको संतोष कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो ये दोनों ही सही है। आपकी जो सुरक्षा वो कौन सी होती है, होल लाइफ एश्योरेंस होती है, और संतोष कौन सी होती है, EA एंडोमेट एश्योरेंस होती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी। With reference to Postal Manual Volume 7, consider the following statements. Postal Manual Volume 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Smoking, cooking and use of naked lights or entry of unauthorized person in male van is strictly prohibited. धूम्रपान करना, खाना बनाना, नग्न रोशनी का उपयोग करना, यानी कि जो आपकी लाइट बिना, जैसे आप अभी तो चलिए जैसे लाइट होती है बल्ब वगैरह होते हैं, लेकिन पहले की यहाँ पे बात है क्योंकि ये पहले के वॉल्यूम आपके बने हुए। उस टाइम क्या होता था, आपकी रोशनी के लिए क्या किया जाता था, लैंप वगैरह जलाए जाते थे, या फिर रोशनी जो होती थी वो आपकी लाइट नहीं होती थी, वो क्या होती थी, आग की रोशनी होती थी। तो आपको नग्न नहीं लेके जानी हो, यानी कि उसमें आपके ग्लास की तरह लालटेन वगैरह जैसे होते हैं वो ग्लास पूरी तरह से क्योर होना चाहिए, नहीं तो मेल वैन के अंदर आग भी लग सकती है। उसके बाद अनधिकृत व्यक्ति जो होते हैं उनका प्रवेश जो है वहां पे सख्त वर्जित है, वो नहीं जा सकते हैं। नो स्टोव और प्राइवेट लैंप शुड बी कैरिड इन मेल वैन एक्सेप्ट विद द स्पेसिफिक written authority of a divisional superintendent. In such case the stove or the lamp must on no account contain any combustible substance or be unpacked. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है कि संभागीय अधीक्षक जो होता है, सुपरिटेंडेंट जो होता है, उसके विशिष्ट लिखित प्राधिकार के बिना डाक वैन में कोई भी चूल्हा या निजी दीपक नहीं ले जाना चाहिए। ऐसे मामले में स्टोव लैंप में किसी भी कारण से कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए और इसको अनपैक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो स्टोव वगैरह होते हैं उनमें ज्वलनशील सामग्री होती है, तेल ऐसे होते हैं कि एक बार आपका डल गया कहीं तो जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो ऐसा कोई भी आप सामान नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सी करेक्ट है, तो दोनों ही बिल्कुल आपकी सही है। 28 की जो सही ऑप्शन आएगी आपके पास सी। In this scheme, Gram Priya 10 years RPLA Rural Postal Life Insurance maximum age at entry is। ग्राम प्रिया में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स या फिर 52 ईयर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपके पास 45 ईयर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास ए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एज पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस इन एंड द मैक्सिमम बैलेंस टू बी हेल्ड इन पोस्टेज स्टैम्प्स इज अफिक्स्ड बाय ईच सब ऑफिस बाय दी। तो प्रत्येक सब ऑफिस के लिए, ठीक है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के अनुसार प्रत्येक सब ऑफिस के लिए मिनिमम, न्यूनतम और अधिकतम कैश बैलेंस, नकद शेष बकाया कितना रह सकता है उनके पास, और साथ में पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में वो मैक्सिमम कितना बैलेंस अपने पास रख सकते हैं। इस चीज़ का निर्धारण करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस है आपके पास अधीक्षक के द्वारा, पीएमजी के द्वारा, पोस्टमास्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास ए, सुपरिटेंडेंट के द्वारा इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है कि किसी भी सब ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस कितना होगा और पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में वो मैक्सिमम अपने पास कितना बैलेंस रख सकते हैं।
उसके बाद प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ इंडिया पोस्ट इज फंक्शनेटिंग एट, भारतीय डाक विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र कहाँ पर कार्यरत है? नवी मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, या इनमें से कोई भी नहीं। इतना आसान सा क्वेश्चन है, नवी मुंबई जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। विद रेफरेंस टू पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पोस्टल आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन अ बैग फॉर ए कंट्री अदर देन दैट टू विच द आर्टिकल्स आर एड्रेस्ड आर सेड टू बी फॉरवर्डेड एज डिकूवर्ट, दीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज। विदेशी डाक नियमावली के संदर्भ में यदि किसी डाक लेख को ऐसे बैग में बंद करके भेजा जाता है जो उस लेख में संबोधित देश के अलावा किसी अन्य देश के लिए, यानी कि बैग किसी और देश के लिए और आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा वो किसी और देश है, तो उसको डिकूवर्ट के रूप में अग्रेषित किया गया माना जाएगा। इसको और अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है? मेल्स सेंड इन ओपन ट्रांजिट, खुले पारगमन में भेजे गए लेख, क्लोज्ड ट्रांजिट मेल, बोथ एंड वी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास ए, मेल्स सेंड इन ओपन ट्रांजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दीन दयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू, स्पर्श की फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखना। दीन दयाल स्पर्श योजना का संबंध किससे है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रमोशन ऑफ बाल जीवन बीमा, ग्राम बाल जीवन बीमा की प्रमोशन करना, प्रमोशन ऑफ POSB अकाउंट्स अमंग चिल्ड्रन, प्रमोशन ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, या फिर प्रमोशन ऑफ फिलैटली अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में डाक टिकट का प्रचार करना, प्रमोशन करना। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास डी, प्रमोशन ऑफ फिलैटली अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में फिलैटली की रुचि को बढ़ाना। और ये क्या है? आपकी एक स्कॉलरशिप स्कीम है, 6th से लेके 9th तक के बच्चों को ये दी जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। विद रेफरेंस टू रूल नंबर 65 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, द इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन पोजेशन ऑफ, हमें बताना है कि इसके अधिकार में वो रहेगी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी एंड विल बी हेल्ड आंसरेबल इफ एनी इम्प्रॉपर यूज इज मेड ऑफ इट। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के नियम 65 के संदर्भ में बीमा मोहरों को जो होती हैं वो किसके कब्जे में रहनी चाहिए? जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और इसका अगर अनुचित उपयोग किया जाता है तो उसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ऑप्शन आपके पास मेल एजेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक के अंडर उसके पोजेशन में आपकी जो इंश्योरेंस सील वो रहती है। अगर कोई भी उसका इम्प्रॉपर यूज होता है तो वो ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन दी PLI स्कीम कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस सुविधा मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट इज। PLI योजना में परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा सुविधा जो होती है, न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि की सीमा क्या है? मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 15,000, मैक्सिमम 20 लाख, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम आपका 20,000 और मैक्सिमम 50 लाख। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी। इस तरह के क्वेश्चन आप कभी मत छोड़िए, ये आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट आपके पास, दर्पण स्टैंड्स फॉर, दर्पण की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन क्या है आपके पास? डिजिटल एडवांटेज इन रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर ए न्यू इंडिया, नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों में डिजिटल एडवांटेज, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर नेशनल डेवलपमेंट, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर ए नेटवर्क इन न्यू इंडिया, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर ए न्यू इंडिया। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी, एक नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। दी पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन फॉर स्टॉक बुक ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, हज़ारों दफ़ा प्रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है, आपको कर लेना है। प्रिजर्वेशन पीरियड में जितने भी आपके प्रिजर्वेशन पीरियड है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, उनका प्रिजर्वेशन पीरियड अच्छे से कर लेना। ऑप्शन है 3 साल, उसके बाद 10 ईयर्स आफ्टर ईयर इन विच इट इज़ रिप्लेस्ड बाई ए फ्रेश स्टॉक बुक, जब इसे नई स्टॉक बुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है उसके 10 वर्ष बाद तक परमानेंट रिकॉर्ड है। नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास बी, जब नई स्टॉक बुक जो है उसके द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया जाता है तब इसको 10 साल के लिए और रखा जाएगा। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट इज, डाकघर मासिक आय योजना खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 500, 1000, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला SSA का, MIS का, SCSS का, सेविंग का, ठीक है, ये सारे ध्यान रखना। मिनिमम और मैक्सिमम कैसे इसका होगा? तो 1500 या इनमें से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास बी, 1000 रुपीज़ से आप MIS का अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं।
with reference to Postal Manual Volume 6 Part 1 instructions received from addressee authorizing the post office to deliver articles or pay money orders to person other than themselves should be treated as lapsed after a time limit of। अब देखिए यहाँ पे दो आपके पास टाइम लिमिट आती है, कन्फ्यूज़ मत होना, अच्छे से अभी समझ लेना। एक आपकी आती है कि जब भी कोई भी प्राप्तकर्ता अपना एड्रेस चेंज करता है, अब वो क्या करता है, अपने जिस जगह से वो जा रहा है उस पोस्ट ऑफिस में भी और जिस नई जगह पे वो जाएगा उस पोस्ट ऑफिस में भी एक निर्देश दे के आता है कि हाँ आप उसके आर्टिकल आएंगे, कौन से एड्रेस के ऊपर उनको भेजना है, क्या उनकी फैमिली के आर्टिकल्स के लिए भी वो रूल जो है, निर्देश जो अप्लाई होंगे। वो क्या होता है, वो आपके जो निर्देश होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनकी अवधि कितनी होती है, 3 महीने। 3 महीने बाद वो लैप्स हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बात की है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने मनी ऑर्डर्स या अन्य लेख लेने के लिए अधिकृत करता है कि पोस्ट ऑफिस उसको उसके कोई भी आर्टिकल आते हैं, मनी ऑर्डर आते हैं, उस व्यक्ति को वितरित करे, उन निर्देशों की या उन इंस्ट्रक्शन की जो अवधि रहेगी वो कितनी रहेगी, 6 मंथ, 2 ईयर्स अनलेस रिन्यूड विद इन दैट टाइम, 1 ईयर या फिर 3 ईयर। क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3 ईयर्स। एक 3 महीने है, एक 3 साल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। निम्न में से कौन से कर्मचारी डाक जीवन बीमा के लिए पीएलआई और आरपीएलआई में ध्यान रखना है। ठीक है, पीएलआई के लिए पूछा गया कि कौन कौन से एलिजिबल होंगे। फर्स्ट है एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉइज ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कर्मचारी। एम्प्लॉइज ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड पार्शली और फुली फंडेड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स, एनएबीएआरडी एंड अदर सच इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ये सारे ही आपके लिए पीएलआई के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो पीएलआई अपनी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास बी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपकी तीनों ही सही हैं। ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड अ सोल। सोल की फुल फॉर्म याद रखना, सर्विस आउटलेट। प्रत्येक विभागीय डाकघर को सोल में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास सीएसआई, फिनैकल, सीएसआई और फिनैकल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी, फिनैकल कहा जाएगा। इंडिया पोस्ट में सीवीएस किससे संबंधित है, ये फुल फॉर्म्स जरूर कर लेना, बार बार पूछी जाती हैं। सीवीएस में जो है इन इंडिया पोस्ट इज रिलेटेड टू ऑप्शंस है फिनैकल, संचय पोस्ट, बोथ फिनैकल एंड संचय पोस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपके पास है फिनैकल से ये संबंधित है। विद रेफरेंस टू आरआईसीटी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पेरिफेरल ऑफ मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। अब आपकी जो आरआईसीटी डिवाइस होती है, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाली जो डिवाइस होती है, कौन सी होती है, आपको जो पोस्ट ऑफिस में डिवाइस प्रोवाइड करवाई जाती है आरआईसीटी डिवाइस उसको बोला जाता है। कौन सा हिस्सा नहीं है यहाँ पे, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, 2D स्कैनर, उंगली शार्प परीक्षण केंद्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए, लेजर प्रिंटर नहीं है। उसमें कौन सा प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर, थर्मल रोल आप उसमें डालते हैं तब वो उसको प्रिंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट फॉर विच ऑफ फॉलोइंग पीरियड इज नॉट अवेलेबल। तो टीडी का जो आप अकाउंट खोलते हैं कौन सी समय अवधि के लिए वो उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन आपके पास 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप टीडी का अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन 4 साल के लिए ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास डीपीएमएस एंड एफ एंड ए इज अ मॉड्यूल ऑफ डीपीएमएस और एफ एंड ए किसका मॉड्यूल है, सीआईएस, सीएसआई, एनआई या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी, सीएसआई, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर इज इन। कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, मैकेमिस्ट, नेटवर्क इंटीग्रेटर, सीएसआई या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा सी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे बता देना, क्योंकि ये जो आपका है आपका आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वाला, ये डिपार्टमेंट ने कहीं प्रोवाइड नहीं करवाया है, बहुत मुश्किल होता है इसको ढूंढना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं पूरी कोशिश की है कि वो बिल्कुल सही हो, लेकिन फिर भी गलत लगे आप उस चीज़ के लिए कमेंट कर देना। ठीक है, बाकियों को भी वो क्वेश्चन अच्छे से आप समझा दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपका ही उसमें फ़ायदा होगा, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट यूजिंग इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड इस। इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड का उपयोग करके दैनिक एटीएम नकद निकासी सीमा क्या है, 10,000, 25,000, 5,000 या फिर 20,000। 25,000 रुपये एक दिन में आप निकलवा सकते हैं। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी।
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड I स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सी करेक्ट है? दोनों ही सही है, सी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज अवेलेबल फॉर विच ऑफ फॉलोइंग डेस्टिनेशंस, कौन सी आपकी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा देश, कौन से देश के लिए उपलब्ध है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राज़ील, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सबसे पहले नंबर पर ही अगर आप सर्च करेंगे तो यही आएगा, ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट CIS इज रिलेटेड टू। IT आधुनिकरण परियोजना में CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किससे जुड़ा? इंश्योरेंस की बात की है तो ऑब्वियसली PLI से जुड़ा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था हमारे पास केरला सर्कल PSA का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप देखना बिल्कुल आसान से GK वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, और बिल्कुल मैथ आपके बिल्कुल छोटी छोटी लाइन से पूछी गई है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। रीजनिंग बड़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ये देखिए बिल्कुल आसान सी रीजनिंग। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले डिपार्टमेंट के करके गलती मत करना है इस तरह के क्वेश्चन पेपर में। पहले कौन से करने हैं? मैथ, GK, रीजनिंग, ये करना पहले, उसके बाद डिपार्टमेंट के छोटे क्वेश्चंस को करना, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाना, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि यही गलती करते हैं फिर आप उसको डिपार्टमेंट वाले में सारा टाइम लगाते हैं, मैथ और GK, मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचता है और आप पूरी तरह से पेपर में बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं, PDF इनकी लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हैं, अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।